यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने 15 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी के बाकी सभी पेपर देकर आए हैं, ठीक उसी तरह से ये भी पेपर जाए, इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बता दें आप लोगों को 1 से 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसके लिए आपको देखिए पूरे एग्जाम के लिए 2 घंटे 45 मिनट के समय मिलते हैं, जिसमें 2 टाइप से एग्जाम होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव होते हैं, यह आप लोग जानते हैं। तो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर ओएमआर शीट में देना होता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, यानी निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी था डच भाषी समुदाय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कि 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, यानी सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच के शक्तियों का विभाजन ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो याद रखना है कि महापौर होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। यदि आप इस वीडियो में बताए हुए 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का पेपर अच्छा तरह से गुजर जाएगा। तो दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो याद रखना है कि शिक्षा एक समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात 1998 ईस्वी में राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ था। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात राजा ज्ञानेंद्र ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न में कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला ऑप्शन डी था, तो लोकतंत्र एक लोकप्रिय रूप है। अगले प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो याद रखना है कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था, चीन में एक दलीय प्रणाली है। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो याद रखना है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी अर्थात भारत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू हुआ था। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साइकिल कमीशन क्या है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 40 जो संबंधित है वह है आपका स्थानीय स्वशासन से। किससे, स्थानीय स्वशासन से। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर 1958 ईस्वी में संघ की स्थापना की गई।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न में कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना है कि 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन अर्थात 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखना है कि कार्बोनरी से मेजनी का संबंध है, इसलिए 18वां प्रश्न का सही ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 19वां प्रश्न की राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है। कोसूथ का संबंध किस देश से है, तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था, तो हंगरी से कोसूथ का संबंध है। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 22वें प्रश्न में दिया हुआ है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात ब्रेस्ट लियोस की संधि से रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद को जनक माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात अमेरिका का आत्मसमर्पण। अगले प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बिल्कुल 1 से 80 और 19 प्रश्न इंपोर्टेंट है, इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो 27वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात खान अब्दुल गफर खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो याद रखना है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था जॉन साइमन इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि सुएज नहर को कब खोला गया, तो याद रखना है कि सुएज नहर को ऑप्शन बी था 1869 ईस्वी में खोला गया था। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कोलकाता, यानी 32 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर कोलकाता यानी ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि सर 1921 में क्या है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्छ कौन थे, तो 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व के आयोग अध्यक्ष कौन थे यह पूछा जा रहा है। तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। कौन थे, इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 34वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, यानी भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था 1948 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 35वां प्रश्न कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात अमेरिका पर पड़ा। किससे पड़ा, अमेरिका पर पड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि युद्धोत्तर पूर्व निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ, तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात विश्व बैंक का गठित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो है वह यूरो होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है। 38वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यू
इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों का पुनः स्थापना करना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात यूनान के निवासी सिकंदर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास का अवधारण प्रस्तुत किया था? तो 41वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था तो ब्रूंटलैंड आयोग के द्वारा। किनके द्वारा? ब्रूंटलैंड के आयोग के द्वारा सतत पोषणीय विकास को अवधारण प्रस्तुत किया था। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ऑप्शन बी अर्थात बांगर मिट्टी एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। अगले प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी था सितंबर 1987 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जिम काबेट यानी जिम काबेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 44वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो 45वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात डिब्रू सैखोवा। क्या? डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व है। अगले प्रश्न 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? तो 46वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात मलेरिया में क्यूनाइन का उपयोग होता है। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? यानी भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण के केंद्र के कार्य कर रहे हैं? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात 18। कितने होने वाले हैं? 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 48वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखना है कि दार्जिलिंग में भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, इसलिए 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कि कैगा विद्युत परमाणु गृह किस राज्य में स्थित है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न 50वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो यह इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 1 से 50 क्वेश्चन इस प्रश्न बताए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।